देखो, जब हम स्टार्टिंग एकदम अब फ्रेशली समझते हैं, एकदम बेसिक लेवल समझते हैं, एकदम जीरो से लेकर, एकदम मैं आपको कहाँ से लेकर आऊंगा, तो जो आदि मानव का टाइम होता है, आदि मानव के टाइम से वहां से लेकर जो है आज के 2022 के टाइम में लेके आऊंगा। उस टाइम से लेकर आऊंगा जब आदि मानव हुआ करते थे, उसके बाद से अभी तक लेकर आऊंगा 2022 में। तो बहुत ही बेसिक हमें यह समझना पड़ेगा और क्लियर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सबसे पहले धरती पर आदि मानव जैसे हम लोग आए। तो अब चैप्टर है पढ़ना, हम तो सिलेबस में आएंगे ही आएंगे, लेकिन एक बेसिकली आते हैं। यहाँ तक का जो सफर है एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है, और कुछ कालखंड तो ऐसे भी रहे हैं जहां पर कोई एविडेंस नहीं है। बस कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिसको पुरातत्व विभाग जो है उसको ये देखता है कितने साल पुराना है, उससे वो आइडिया लगाता है। जैसे कि हड़प्पा था, मोहनजोदाड़ो था। जैसे ऋतिक रोशन की मूवी भी थी मोहनजोदाड़ो को लेकर, तो उस पे आप देखेंगे तो उसमें किस तरह से दिखाया है, सिंधु नदी में फिर वो समाहित हो गया था। तो जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग बात करते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आदि मानव ये सब जितने हम लोग कहाँ रहते हैं, तो हम सब जो है कहाँ रहते हैं, तो हम सब रहते हैं जी, तो हम सब धरती पर रहते हैं। हम लोग अर्थ पे रहते हैं। तो अगर हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो पहले अर्थ को समझना पड़ेगा। देखो, अर्थ को लेकर, धरती को लेकर बहुत सारे मान्यताएं, एक नहीं है, बहुत सारे मान्यताएं हैं। किसी का कहना है कि धरती इस तरह से बनी है, किसी का कहना है धरती इस तरह से बनी है। क्योंकि अब उस समय कोई कैमरा लेके तो खड़ा नहीं था कि भाई ऐसे कैमरा लेके खड़ा है उसके बाद ये पूरा वो हो रहा है। इस तरह कोई चीजें नहीं थी। लेकिन मतलब अपने अपने प्रमाण हैं, अपने अपने साइंटिफिक रीजंस हैं। तो उनमें से कुछ एक आध मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कहते थे कि कुछ उल्का पिंड टकराए, टकराने की वजह से क्या हुआ कि एक मतलब बहुत टाइम के बाद एक मतलब बोल सकते हैं स्फेरिकल टाइप का जो है एक जो बॉल होता है उस तरह का एक आकृति बनी जो धरती बनी। और छोटे छोटे जो वो चंद्रमा वगैरह हुआ जो इसके उपग्रह में आ गया और बाकी बना। तो जो टकराया तो उसमें जो गड्ढे पड़ गए, जो गड्ढे पड़ गए तो वो हो गया आपका समुद्र, क्योंकि समुद्र कितना गड्ढा होता है। और बाकी का हिस्सा जमीन हो गया आपका। तो ये अर्थ की कहानी है, यानी कि धरती कहानी इसकी है ये। अब धरती पर क्या हुआ, जीवन का क्या हुआ, निर्माण हुआ, जीवन की शुरुआत हुई। तो जब जीवन की शुरुआत हुई धरती पे, तो उसमें क्या हुआ कि एक कोशिकीय जीव हुआ, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर, एक के बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। तो इसी दरमियान जो आप देखेंगे अगर धरती पर एक टाइम ऐसा भी था जिसको हम लोग जब स्टार्टिंग में कहते हैं कि भाई एकदम आग का गोला था। आग का गोला मतलब टकराने के बाद काफी गर्मी थी उसके पास। फिर धीरे धीरे वो मतलब हिम युग में बदला, बर्फ वाले में बदला। हिम मतलब पिघलते गया तो पानी ही पानी रहा। और पानी जब इवोपरेट हुआ तो जो गड्ढे वाले हिस्से थे वहां पर तो आपका रह गया पानी, यानी समुद्र बन गया। और जो बाकी हिस्से थे आपके उसमें वो लैंड बन गया, यानी जमीन बन गई। वहां पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए और एक जीवन का शुरुआत हो गया। तो जीवन की शुरुआत में जो है सबसे पहले कहते हैं समुद्र में जीवन की शुरुआत हुई, पानी में ही हुआ। और वहां से जीवो मतलब कुछ ऐसे जीव थे, जैसे मेढक आज भी है, पानी में भी रह सकता है। मेढक जो है वो आप देखेंगे कि वो लैंड पर भी रह सकता है, अर्थ पर भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है। तो यहाँ से शुरुआत हुई धीरे धीरे करके। तो उसी में आदिमानव जिसको हम कहते हैं, हमारे जो पूर्वज रहे वो बंदर जैसे थे। तो पेड़ पे चिपके हुए रहते थे, पेड़ पे चिपके, उनका हाथ वगैरह भी बिल्कुल सीधा रहता था। ये जो फिंगर, ये हाथ, ये जो देखते एकदम स्ट्रेट रहता था, ये मुड़ता नहीं था, ये मुड़ता ही नहीं था। और पेड़ पर ही चिपके रहना। तो अब बताइए पेड़ पर चिपके रहेगा तो कई लोग तो ऐसे ही मर जाएगा। तो धीरे धीरे करके चलना शुरू किया। आज पहले जानवर की तरह चलते थे, इनकी पूंछ होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका हाथ भी काम करना शुरू किया, ये पत्थरों को उठाने लगे, किसी भी चीज को ये उठाने लगे। क्लियरली आप मतलब मैं आपको यही समझा रहा हूँ। और यहाँ से जो है फिर एक शुरुआत होती है आदि मानवों की। जब आदि मानव की शुरुआत होती है तो आदि मानव के टाइम से लेकर अगर अभी का टाइम अगर आप लेके आते हैं तो काफी कुछ बदल चुका है। अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आपके पास कोई पूंछ नहीं है, लेकिन उस समय पूंछ होती थी। तो पूंछ कहाँ चला गया, तो जिस अंग का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं तो एक समय के बाद होता क्या है, वो अंग विलुप्त होता चला जाता है। तो वैसे ही जो है, हाँ, अभी भी एविडेंस है, पीछे देखेंगे तो एक हड्डी सी मिलेगी, लेकिन वो पूंछ नहीं है,
वो बस एक हिस्सा है कि बस ये दिखाता है यहाँ से पूंछ हुआ करती थी, बस इतना ही दिखाता है। लटकना बंद कर दिया, जो लटक रहे थे अभी भी बंदर है। तो यहाँ से फिर वो जंगलों में रहना शुरू किए। कई सारे, वो सिलेबस है आपका, मैं पढ़ाऊंगा, पहला ही चैप्टर है। कई सारे टाइम आए, आग का खोज हुआ, एक बार जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लगने के बाद कुछ जानवर झुलस गए। जानवर जब झुलस गए तो उनका मीट खाने में इनको बड़ा मजा आया। तो पता चला यार इनको तो पकाकर भी खा सकते हैं हम लोग। तो उसको अपनी गुफाओं में आग जला कर रखते थे। इससे कई सारे फायदे होते थे। पहला फायदा तो ये कि जानवरों से बचाव होता, जानवर डर के भाग जाते थे उनसे, आग को देखकर। और दूसरा फायदा ये होता था कि मांस जो होता था पकाकर खाते थे, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। रात में रोशनी भी इनको रहती थी, ठंड में इनको मतलब उष्मा भी मिलता था, गर्मी भी मिलता था, कई सारे फायदे थे। फिर एक बार देखा कि भैया पत्थर जब टकराते हैं ना, तो पत्थर के टकराने से चिंगारी पैदा होती। कहा यार यही तो आग है। तो यहाँ आग का निर्माण हुआ, औजार, हथियार। धीरे धीरे अब जैसे अब ठंड लगती थी तो अब जंगल में जो है बड़े बड़े पत्ते लपेट लिए, फिर बाद में जानवरों के छाल लपेट लिए। फिर धीरे धीरे इन्होंने पालतू जानवर बनाया। पालतू जानवर में गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, और भी जानवर हो सकते थे इनके। और फिर जमीन तैयार किया, मतलब जंगल वाले हिस्से को काट कर जो है वहां घर वर बनाने की कोशिश किया कि हम लोग ऐसे भी घर बना सकते हैं, झोपड़े ही सही। और फिर वहां खेती करना शुरू किया। खेती जब करते थे तो ये क्या करते थे, जैसे यहाँ पर खेती किया, अब यहाँ पर क्या होता, उस समय को उर्वरक, खाद, फर्टिलाइजर तो होता नहीं था। तो एक जगह खेती करने के बाद उसकी क्षमता घट जाती थी। फिर वहां वो क्या करते थे, उसको जला देते थे और उसको नेक्स्ट दूसरी जगह खेती करते थे। फिर वो राख जो होता था उसको छिड़का का, इससे तो बड़ा अच्छा फसल और होता है। तो यहाँ से खेती की शुरुआत हुई। एक मानव जीवन का अस्तित्व अच्छे से सामने आया। गांव बना, कस्बा बना, शहर तो बहुत बाद में जाके बना है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें एक कोई हेड होता था। अब हेड में प्रधान हो गया, या अलग अलग कबीले के अलग अलग होते थे। तो अपनी अपनी इनकी मान्यताएं थी, जैसे कि इनको सूर्य दिखाई देते थे, इनको सूर्य ही भगवान मानते थे क्योंकि उनसे रोशनी मिलती थी सब कुछ। धरती को ये माम बोलते थे। बहुत सारे इनके ये थी, अपने तरीके से ये करते थे। और फिर यहाँ से जाकर जो है अस्तित्व में आए, जो भी चीजें अस्तित्व में आना हुआ, और यहाँ से चीजें शुरुआत हुई। तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि धीरे धीरे काफी टाइम बीतने के बाद, अगर आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखें, पूरी दुनिया को वर्ल्ड मैप आप ध्यान से देखें, तो उसमें कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि वर्ल्ड मैप के हिसाब से देखें, ये जो हिस्सा इधर का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हिस्सा बेसिकली, ये पूरा हिस्सा इधर का आता है, ऐसे करके ये हिस्सा आता है यहाँ पे। इसमें दो दो हिस्से बटे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए ऊपर का हिस्सा जो होता है वो होता है नॉर्थ। नीचे का जो हिस्सा हिस्सा होता है वो होता है साउथ। तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। दिस इज नॉर्थ अमेरिका हो गया ये। और नीचे वाला हिस्सा हो गया साउथ अमेरिका। यानी ओवरऑल इसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका आराम से बोल सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया यहाँ पे। इसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा कैसे हुआ है, पर मैं आपको एक वर्ल्ड मैप क्लियर करवा रहा हूँ सबसे पहले। और इधर की साइड में आप आएंगे, इधर की साइड में आएंगे, लेटेस्ट आज का बता रहा हूं मैं। तो ये हो गया आपका रसिया। इसकी भी अपनी कहानी बताऊंगा मैं, डिटेल में आपको चीजें बताऊंगा। और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे देश हैं। यहाँ कुछ बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जो इसी से टूट कर बना है। पहले ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, और इसी से 15 देश टूटा है 1991 में। और किस तरह से अमेरिका में और रसिया में आपस में लड़ाई होती है, क्या वजह है, और आज तक यूक्रेन की लड़ाई में क्या मामला जा रहा है, चाइना क्यों ताइवान पे हमला कर रहा है, और कैसे भारत की जो विदेश नीति है वो अमेरिका के साथ और रसिया के साथ में है, रसिया पर क्या बैन है, भारत में अभी क्या चल रहा है, कौन सा क्वाड देश में क्वाड का अभी शामिल हुआ है, क्यों अभी आटा का दाम पाकिस्तान वगैरह या अरब कंट्रीज यूएई में दाम बढ़ गया है, ये तमाम चीजों पर हम आएंगे। पर एक सीक्वेंस में हम लोग आएंगे, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 क्लास का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है ये अमेरिका और ये रसिया हो गया, आप समझना ध्यान से। अच्छा, इसी से टच करता है यहाँ ये जो हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा आता है, इधर का जो हिस्सा आता है, ये अपना एशिया आता है। ये एशिया आता है। एशिया मतलब महादेश हो गया ये। अब जब एशिया अपना आता है ना, तो एशिया में इंडिया भी है, चाइना भी है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश सारे एशिया में आ जाते हैं। ये आप ध्यान समझिएगा, ये एशिया वाले पार्ट में इधर आ जाते हैं। इधर अफगानिस्तान वगैरह सब इधर का एशिया वाले पार्ट में आ जाता है। अब आपको ये क्लियर समझना पड़ेगा कि जैसे है क्या, मैं रेड से दिखाता हूं, यहां से ये वाला मान लो समुद्र है ये मान लो, और बाकी तो नीचे समुद्र, इंडिया नीचे है यहाँ पर मान लो, तो आपको पता ही है
यहाँ से भी समुद्र से घिरा, यहाँ भी समुद्र से घिरा। इंडिया का मैप आप देखते हैं जी, श्रीलंका है और बाकी आप देखेंगे कि समुद्र से ही समुद्र से घिरा है यहाँ पे। अब अगर मैं वापस ब्लू कलर पर आ जाऊं तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ हिस्सा और मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर अफ्रीका है, नीचे में यहाँ पर आएंगे आप तो यहाँ पर अफ्रीका आता है, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका हो गया आपका। और यहाँ पे यहाँ वाला जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा आपका बच गया, ये वाला जो पोर्शन बच गया आपका, इधर वाला पोर्शन, ये है आपका यूरोप, लुटेरे देश। मैं लुटेरा देश बोलता हूँ। सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा और एक एक चीज फंडे पर हम क्लियर चलेंगे। और हमारे यहाँ तो कोचिंग में 7वीं क्लास के बच्चे से आप बात करेंगे तो मैंने उसको इतना बता दिया है कि आपको आदिमानव के टाइम से लेके लेटेस्ट करंट अफेयर बता देगा कि अभी मोदी जी कौन से मीटिंग में गए हैं और किस वजह से गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्यों डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, क्यों सारी चीजें हो रही है, क्या चाइना की पॉलिसी है, सब बता देगा आपको। तो इसके लिए आपको बैक से जानना पड़ेगा, काफी पीछे से, क्योंकि हम बचपन से पढ़ तो रहे हैं पर हमने कभी कड़ी नहीं बनाया। और जब हम कड़ी नहीं बनाते हैं तो होता क्या है कि वही वाली बात होती है कि मूवी कहीं से भी आप स्टार्ट कर देते हैं, कभी आधा से देखना शुरू करते हैं या कहीं से देखना शुरू करते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो एक मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया। जैसे कि आप जापान वगैरह देखेंगे तो इधर ही जापान वगैरह आता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया इधर में आ जाता है आपका। इधर आप देखेंगे इस वाले हिस्से में आते हैं यहाँ पर तो यूएई हो गया, अरब कंट्रीज हो गया, बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पर आ जाते हैं। एक मोटा मोटी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश किया है। तो ये पूरा वर्ल्ड का मैप मोटा मोटी मैंने आपके सामने डाल दिया है यहाँ पे। अब अगर हम वापस हिस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इतिहास में जब हम जाते हैं तो कालखंड को देखते हैं, टाइमिंग को देखते हैं। जैसे अभी चल रहा है 2022, लेकिन बोलते हैं 21वीं शताब्दी, 21st सेंचुरी बोलते हैं। तो किसी भी साल को, जैसे मान लो लिखा हुआ है 2022, ठीक है, 2022 लिखा हुआ है, तो शुरुआती का जो 2 डिजिट होगा उसमें एक जोड़ देना आप, तो ये क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे 21st सेंचुरी बन जाएगा। ये आप समझिएगा ध्यान से। अब आपसे मैं बोलूंगा 21वीं शताब्दी मतलब, तो 2000 से लेकर 2099 तक का जो टाइम है वो है 21वीं शताब्दी। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं 8वीं शताब्दी, 8th सेंचुरी, तो 8th सेंचुरी का मतलब एक लिखेंगे एक कम, यानी 700 से लेकर 799 तक का जो टाइम होगा वो कहलाएगा 8वीं शताब्दी। बहुत क्लियर नॉलेज दे रहा हूं, इसके बाद कहीं नहीं भटकोगे। मैं आपको बोलूंगा 6ठी शताब्दी, तो 6ठी शताब्दी का मतलब हो गया 500 से लेकर 599 का जो टाइम होगा वो हो जाएगा आपका 6ठी शताब्दी हो जाएगा। तो यहां से ये फंडा एकदम क्लियर हो गया कि आप किस शताब्दी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ईसा मसीह का जो जन्म है, समझिए मेरी बात ध्यान से, जो ईसा मसीह का जन्म, मान लो यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करके हम यहाँ 2022 तक पहुंचे हैं। मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ, मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। ये मान लो ईसा मसीह का है, तो यहां से लेकर यहां तक हम 2022 तक पहुंचे, ये हम 2022 तक यहाँ पहुंच गए। लेकिन सवाल ये आता है, क्या इससे पहले लोग नहीं रहते थे, क्या इससे पहले टाइम नहीं चल रहा था? चल रहा था टाइम। तो उसको हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व बोलते हैं। समझिए मेरी बात ध्यान से, एक एसी होता है, एक बीसी होता है, ठीक है, एक आफ्टर एक बिफोर, तो उसको ईसा पूर्व कहते हैं। तो ईसा पूर्व का मतलब, जैसे मैं आपसे बोलूं 1000 ईसा पूर्व, आप समझिए मेरी बात ध्यान से, मैं बोलूंगा 1000 ईसा पूर्व, तो जब आप यहां से चलना शुरू करेंगे तो यहां तक पहुंचेंगे 2022 से, तो 2022 तो यही हो गया। और 1000 ईसा पूर्व मतलब यहां से पीछे बढ़ना शुरू कीजिए तो इधर से 1000 चलेंगे, तो प्रेजेंट टाइम से आप जोड़ेंगे तो 2022 और प्लस 1000 यानी 3022 साल पहले। मैं आपसे बोलूंगा 500 ईसा पूर्व पहले ये घटना हुई है। तो 500 ईसा पूर्व मतलब 2022 में 500 आप जोड़ देंगे तो हो गया आपका 2522 साल पहले। ये क्लियर आपको समझना पड़ेगा, टाइम टेबल कैसे यहाँ हिस्ट्री में हम लोग डिसाइड करते हैं। टाइमिंग भी क्लियर हो गई। अब टाइमिंग क्लियर हो जाने के बाद हम कई सारे हिस्ट्री के पार्ट को जानेंगे, जैसे कि हम अफ्रीका की हिस्ट्री को डिटेल में नहीं जानेंगे, हम लोग बेसिकली अपने एशिया में आएंगे। तो हम मोटे मोटे तौर पर इंडिया के हैं तो इंडिया की हिस्ट्री को जानना चाहेंगे और एक इंटरनेशनल लेवल की हिस्ट्री को मोटे मोटे तौर पर समझेंगे जिसका इफेक्ट दुनिया में रहा, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये सारी चीजों पर भी हम फोकस करेंगे, ये सारी चीजें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए। अब हम वापस आते हैं,
ये जो टाइमिंग मैंने बोला इस टाइमिंग पर ही आते हैं। जैसे ये यहाँ से टाइमिंग स्टार्ट हुआ, यानी पहली शताब्दी होगा, दूसरी शताब्दी होगा। अब दूसरी शताब्दी का मतलब क्या बोलेंगे, सेकंड, मतलब 100 से लेकर कितना जाएगा, 100 से लेकर 199 तक जाएगा। और आप पहली शताब्दी बोलेंगे तो आप स्टार्ट कर लीजिए 0 से लेकर 99 तक, ये आपकी पहली शताब्दी हो गई। तो यहां से अगर आप बात करते हैं, ये आपका पहली शताब्दी है, ये आपका सेकंड सेंचुरी है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फाइव है, ये सिक्स है, ये सेवन है, ये एट है, ये नाइन है, ठीक है, ये फिर 10 है। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली अगर हम पहले इंडिया की बात करें, तो इंडिया में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा इंडिया बहुत ही डेवलप रहा है। हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, कहते हैं आप किसी भी मामले में पीछे नहीं था, किसी भी मामले में पीछे नहीं था। आप कोई भी मतलब देख लीजिए, चाहे भारत की हिस्ट्री देखिए, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से भारत की कलाकृतियों को देखिए, ऐसे ऐसी चीजें मिलती है भारत में जो 5,000 साल पुराना है। अब 5,000 साल का तो टाइमिंग भी हमारे पास उस तरह है, हम तो 2022 में चल रहे हैं, मतलब 2022, और बाकी जो बच गया उसको पीछे जाइए आप देख लीजिए बहुत सारे कालखंड है। अब जैसे कि रामायण हुआ, तो रामायण जो भगवान श्री राम का हुआ वो सच्ची घटना, क्यों सच्ची घटना, जितनी चीजें दी गई है सारा एविडेंस है। जिन पर्वतों के बारे में बोला गया वो सारे पर्वत हैं, जिस चीज का जिक्र किया वो भी है, राम सेतु भी है। अगर आप महाभारत की लड़ाई में आते जो 5,000 साल पहले हुआ है, तो वो कुरुक्षेत्र भी आज भी अवेलेबल है। वो चीजें जो बताई गई वो सारी चीजें हैं। तो अगर भारत की अगर आप कल्चर की बात करते हैं, तो वेल नोन तरीके से अपने कल्चर पे हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हमारा कल्चर दुनिया में इतना डेवलप कल्चर था। और भारत का जो बाउंड्री है, वो फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी के बाउंड्री देखेंगे तो उसमें आज का अफगानिस्तान, आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, इधर आप चले जाएंगे तो म्यांमार, ये सारे देश, श्रीलंका, ये नेपाल, सारे देश मिले हुए थे। ये सारे के सारे भारत के ही हिस्सा हुआ करते थे। बहुत बड़ा एरिया था भारत का, बहुत बड़ा एरिया भारत का हुआ करता था। तो आप यही समझिए कि जिस टाइम पे भारत इतना डेवलप था कि मंत्र शक्ति से एक बाण से जो है एक आज एटम बम तैयार है, वहां पर जो है आगिन वर्षा हो जाती थी, जो लड़ाइयां होती थी। तो इतना पावरफुल था, जिनके रथ इतने अच्छे हैं, डिजाइन, आर्किटेक्चर, हर चीज, एवरीथिंग, जो आज हम नहीं कर सकते वो काम जो उस टाइम पे था। तो उस टाइम पे ये यूरोप वाले कंट्री या अमेरिका वाले, अमेरिका तो खैर अस्तित्व ही नहीं था, एक जंगल ही समझिए था, एक तरह से आदिवासी लोग रहता था। ये लोग आदिवासी हुआ करता था। जिस समय हम लोग डेवलप थे ना, उस टाइम पे लोग आदिवासी था। इन लोग एकदम से बकलोल था, इन लोगों को कोई लूरक्कल नहीं था, कुछ तरह का चीजें नहीं था इन लोग का। वो एकदम सब अपनी जिंदगी वही जंगलों में बिताता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि टाइमिंग चेंज होता है, तो टाइम चेंज होता है, तो जैसे यूरोप हो गया, तो सबसे पहले कहते हैं, अब जैसे पढ़ाया तो यही जाता है पर मैं नहीं मानता इस बात को, कहते हैं कि यूरोप में सबसे पहले पुनर्जागरण आया। अब पूरी दुनिया का मैं नहीं कहूंगा, हिस्ट्री में जरूरी नहीं, जो बातें लिखी है अपडेट करने की जरूरत है। यूरोप में पुनर्जागरण पहले कैसे आ सकता है जब इंडिया ऑलरेडी इतना आगे था। हाँ, यूरोप के अंदर पुनर्जागरण के टाइम की अगर बात करते हैं, तो यूरोप के अंदर लोग मतलब आप आपस में डेवलप करना शुरू किए, आपस में रहना शुरू किए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्टार्ट हुआ यहाँ पे। तो अब यूरोप के लोग जो थे जब यहाँ पर, जैसे यूरोप में कौन कौन देश आता है, तो यूरोप में जर्मनी आ गया, ब्रिटेन में 3 देश आता है, स्कॉटलैंड है और आपका इंग्लैंड है और आइसलैंड या कोई एक देश और है, उसमें 3 देश मिलता है तो ब्रिटेन बनता है। फ्रांस हो गया यूरोप में, ऑस्ट्रिया हो गया आपका, ये सारी, इटली हो गया, ये यूरोपियन कंट्रीज में आता है, ये सारी यूरोपियन कंट्रीज में आता है। तो जब ये देश डेवलप कर रहे थे, आप समझिए ध्यान से यहाँ पर, तो 2 हिस्सों में हम पढ़ते हैं। पहला हिस्सा हम भारत के बारे में जानने वाले हैं, और दूसरा हिस्सा हम इंटरनेशनल लेवल पे जानेंगे, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल लेवल का देता हूँ, फिर मैं भारत के बैक हो जाऊंगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा, ये मैं लिखा हुआ है टाइमिंग। तो जब यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पर आप देखेंगे, जब यूरोपियन कंट्रीज ये बहुत लेट में जाके अपने आप को इनका वो चीजें हुई, डेवलप हुई है, बहुत सारी चीजें इनके अंदर हुई। तो जब इनके अंदर ये चीजें आई भाई, जैसे कब आई, तो 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास में, यानी कि 11वीं शताब्दी के बाद से ही चीजें ये सब शुरू हुआ है। तो ये देश घूमना शुरू किया, इधर के देश समुद्र के रास्ते से घूमना शुरू किया। तो कोई अफ्रीका हो गया, इधर अमेरिका की तरफ गया, इधर से ये एशिया आ गया। तो यहाँ ये जो जितने देश आपको दिखाई देता है, ये सारे के सारे जो देश हैं,
इनके जो राजा हुआ करते थे अपने देश के नाविकों को बोला कि बाहर जाके देखो कौन सी दीन दुनिया है। कई सारे दुनिया थी ना, जैसे पृथ्वी चपटी है, कह लगता था कि सूर्य चारों ओर घूमता है धरती के। बहुत सारे इनके मतलब कंफ्यूजन भी थे इस चीज को लेकर। तो जैसे इसी में आपने सुना कि वास्को डी गामा भारत आया, कोलंबस अमेरिका गया, तो अमेरिका को किसने खोज किया, तो बोलते हैं कोलंबस। भारत की किसने खोज किया, तो वास्को डी गामा। ये बहुत गलत पढ़ाया जाता है, तो लिखना तो वही पड़ेगा लेकिन गलत पढ़ाया जाता है। ऑलरेडी भारत के अस्तित्व में नहीं था जो भारत को खोजेगा वास्को डी गामा। जबकि सच्चाई ये कहती है कि वास्को डी गामा जो है भारतीय व्यापारियों के साथ में आया था। ऑलरेडी भारत का व्यापार होता था, पर अंग्रेजों ने हमारा सिलेबस ऐसा तैयार किया कि हम उन्हीं का गुणगान करें केवल। खैर, अब तक जो पढ़े हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया है। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजें यहाँ पर आना शुरू किया। अब जब यहाँ पर आना, अब ध्यान दीजिएगा, भारत की हिस्ट्री में अभी बैक कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको इंटरनेशनल लेवल का बता रहा हूँ। तो ये कंट्री जब इधर उधर जाना शुरू किया, तो ये इतना चंड था, ये लोग इतना मतलब लुटेरा बोल सकते हैं, इतना चंड बोल सकते हैं। एक दिल्ली का चोर बाजार लगता है, और एक इंग्लैंड में एक म्यूजियम है। तो वहां पर एकदम बोलते हैं वो म्यूजियम है, मैं उसे म्यूजियम नहीं कहूंगा, मैं उसे इंटरनेशनल लेवल का चोर बाजार कहूंगा। क्योंकि जितना 200 साल तक वो भारत में गुलामी मतलब रखा, और यहाँ से चीजों को ले गया, और भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा और भी कई सारे ऐसे देश थे जहां से वो चीजों को ले जाके रख रखा है अपने देश में, उसे हम चोर बाजार कहेंगे। वो कहाँ से उसकी ईमानदारी का आ गया। तो यहाँ से जो है ये लोग इधर उधर घूमना शुरू किया। सबसे पहले पहुंचा इधर उधर, सबसे मान लो अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका गया तो देखा, अरे यहाँ तो आदि मानव, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है, मतलब ये लोग तो रहता है, मतलब आदि मानव बड़े सीधे साधे तौर पर लोग रहते हैं। तो जब यूरोप में जनसंख्या बढ़ी, तो यही सारा लोग अमेरिका में जाकर रह गया। अमेरिका के जो मूल निवासी है वो बराक ओबामा जैसे लोग हैं जो काले काले दिखते हैं। जितने गोरे गोरे दिखता है ना, छोटे आंखें से करके दिखता है ऐसे करके, ये सारा यूरोपियन कंट्रीज का है। ये लोग जाके वहां पर रह गया है, ये सारा बुद्धि इन लोग का है। इसके अलावा गया तो वो अफ्रीका में भी, लेकिन अफ्रीका का जो क्लाइमेट है, अफ्रीका की जो जलवायु है, जो कंडीशन है, इतना हार्ड है कि लोग रह नहीं पाया। तो अफ्रीका में भी इन लोगों ने अपना कॉलोनी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उपनिवेश कहते हैं जिस देश को गुलाम बनाते हैं, तो अपना कॉलोनी तो अफ्रीका में भी बनाया, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद इसकी नजर पड़ी एशिया के ऊपर। तो जब ये एशिया के ऊपर नजर पड़ा, तो एशिया में सबसे फेमस कौन था जो रेड कलर में मैंने यहाँ पर दिखा, ये देखिए भारत है यहाँ पर, इंडिया यहाँ पर है। इंडिया को सोने की चिड़िया का देश कहते थे। इंडिया के पास इतना खजाना था, इतना सोना था, इतना सब कुछ था, एवरीथिंग एकदम रीच था। रीच मतलब रीच, हम इतने अमीर हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ, ये लुटेरे की नजर यहाँ पर पड़ी, और बिजनेस के बहाने से, हालांकि यही नहीं, ये पहले आ गए। अगर आप विदेशी आक्रमणकर्ता की बात करते हैं तो आपको भारत का इतिहास जानना पड़ेगा। इसमें इस्लामिक भी रहा है, जिसे मोहम्मद गौरी से स्टार्ट हुआ है। महमूद से लेकर मोहम्मद गौरी सारी चीजें यहाँ पर है। पृथ्वीराज चौहान कहानी आपको जाननी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से इनकी जो स्टार्टिंग जो है, जैसे कि आप अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले अपना ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टार्ट किया, तो 1600 में स्टार्ट किया। आपको ये समझना पड़ेगा, अभी मैं इंडिया का छुपा रहा हूँ, ध्यान देना, इंडिया का मैं बताऊंगा। तो 1600 में, अभी 1600 से पहले क्या हुआ है वो सारी चीजें हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम अभी 1600 से जानते हैं। तो इंडिया में अंग्रेज लोगों ने कोलकाता के अंदर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया। उस समय मुगलों का टाइम चल रहा था, बाबर अकबर वगैरह सारे ट्रिक में बताऊंगा, इनके क्या क्या नाम है ये सारी मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा, स्पेशल इंडिया की हिस्ट्री बताऊंगा मैं। तो अगर हम कालखंड, अगर 1600 का मतलब हम 17वीं शताब्दी को देखते हैं। अब देखिए ऐसी बात नहीं है कि 1600 में आते ही अंग्रेजों ने भारत में मतलब पूरा कंट्रोल कर लिया। ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि भारत में केवल मुगल ही नहीं थे। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे या राजस्थान वगैरह में जाएंगे तो आपको बहुत सारे, आप देख लीजिए महाराष्ट्र वगैरह में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे भारत के हिंदू राजा भी मिलेंगे जो इतने पावरफुल हुआ करते थे, इतने पावरफुल हुआ करते थे, जिनके सामने अंग्रेजों को मतलब टिक पाना मुश्किल था। तो इन्होंने धीरे धीरे काम स्टार्ट किया, बहुत धीरे धीरे काम स्टार्ट किया। तो ये केवल मैं बता रहा हूँ, केवल इंडिया को ही अपना गुलाम नहीं बना रहे थे, साथ साथ में ये लोग और भी दुनिया के कई देश जो इनोसेंट देश थे, सीधे साधे थे, या जिन जिन देशों ने इनको बहुत इज्जत दिया, जिन देशों ने इनको सम्मान दिया, ये उन देशों को ही अपना गुलाम बना, मतलब अपना कंट्रोल में ले लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जहां रहते हैं वहां गांव घर के 10 घर को आप गुलाम बना लीजिए, उनके घर में जाइए, चाय पानी पीजिए। अब गुलाम बनाने का तरीका ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट को आपको गुलाम क्यों हो जाएगा। तो गुलाम कई तरीके से होता है, हो सकता है आप रिच हैं, हो सकता है आपने मतलब आपसे कर्जा लिया हो, वो कर्जा दे नहीं पा रहा हो,
आप उसे घर में चले जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी वो इज्जत करेगा, तो कहेंगे पैसा लाओ। तो ये कई तरीके होते हैं। घर में टीवी आया, आप टीवी उठा के ले आए, क्यों भाई हम ब्याज कर लेकर आए। तो ऐसे करके जो है एक लीगल तरीके से, इलीगल लीगल मिला जुला के जो भी कहें, इंडिया के अलावा दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश थे जो ये शिकार हो रहे थे। और ये वो दौर था जब एक देश जो पावरफुल देश होता था वो दूसरे देश को गुलाम बना लेता था। अब देखिए इसमें मैंने कितने देश बताए यूरोप में, जर्मनी बताया, आप ब्रिटेन को देख लीजिए, आप इटली को देख लीजिए, आप फ्रांस को देख लीजिए, आप ऑस्ट्रिया को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। और हर किसी के पास एक टाइम के बाद, किसी के पास 2 गुलाम देश है, किसी के पास 5 गुलाम देश है, किसी के पास 10-10 गुलाम देश है। और इनमें सबसे आगे जो था वो था ब्रिटेन। ब्रिटेन के पास सबसे ज्यादा गुलाम देश भी था। और पूरी दुनिया में जो सबसे रिच कंट्री था इंडिया, वो किसके हाथों चला गया, ब्रिटेन के हाथों चला गया। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें कहते हैं कि अंग्रेजों ने 200 साल तक हम पे गुलाम मतलब हम पे क्या बोलते हैं, शासन किया। तो अगर अंग्रेज हम पे 200 साल शासन किया, और मैं आपको बता रहा हूं कि 1600 में उसने कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश कर लिया था, तो 1600 से लेकर 1947 तक आते हैं तो 1600 से 1700 100 साल हो गया, 1700 से 1800 200 साल हो गया, 1800 से 1900 300 साल हो गया, और फिर 50 साल ये मान लो, तो ये तो 350 साल हो जाता है फिर तो। आप समझिए मेरी बात ध्यान से, ये तो 350 साल हो जाता है ना। तो फिर 200 साल कैसे, 150 साल कहाँ चला गया। तो 150 साल तो अंग्रेजों को इंडिया में लग गया पूरा कंट्रोल करने में, 150 साल कंट्रोल करने में लग गया। जैसे अगर आप टाइमिंग को लेके देखिए, आप टाइमिंग स्टार्ट कीजिए, आप टाइमिंग स्टार्ट करो 1600 स्टार्ट करो, तो 1600 में आया और कोलकाता में जो है क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी लगाया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी लगाया तो इतना भी आसान नहीं था अंग्रेजों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी लगाना, क्योंकि उस टाइम पे भारत के अंदर पुर्तगाल भी आया हुआ था, डच भी आया हुआ था, फ्रांस भी आया हुआ था, ये लोग भी तो आया हुआ था। जैसे कहीं होता ना लुटेरे होते हैं, चोर होते हैं, तो ये अकेला चोर नहीं था, इसके अलावा और भी लुटेरे देश आए हुए थे। इनके आपस में लड़ाई हुई है और उसमें फिर ब्रिटेन जीता है। मैं बोल रहा हूँ ना, ब्रिटेन 3 देशों से मिलकर बना था उस समय, फिर ब्रिटेन जीता है। फिर जाके 1600 में जो है इसने कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी लगा दिया। और जैसे ही कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में लगा दिया इसने, तो वहां से समझिए एक एक कहते हैं ना, एक पांव केवल रखा उसने, एक पांव रखा, मतलब एक बोलते हैं ना आसियाना अपना, एक जगह, एक तलाशा है बैठने उठने का, एक तरीका तक कभी आए तो ये रहेगी भाई हमने वहां पर हमारी कंपनी है। नाम भी देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये समझिएगा। ये इंडिया जो हम बोलते हैं ना, हमारा टर्म नहीं है इंडिया, ये अंग्रेजों ने दिया है। ये तो अमेरिका वालों को भी इंडियन बोलते थे, इनके जो गुलाम देश होते थे उनको इंडियन बोलते थे, तो हमें भी इंडियन बोलते थे, वहां से हमारा नाम इंडिया दे दिया। इंडिया कहने में कोई प्राउड नहीं है, लेकिन हाँ, अब चूंकि एक नाम हिस्सा हमारा रह चुका है, तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया, अब ज्यादातर भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, तो खैर ये कोई इशू वाली बात नहीं है। तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद उसको समझिएगा, धीरे धीरे ये समझना शुरू किया, इंडिया का कल्चर समझना शुरू किया इसने, इंडिया के लोगों को समझना शुरू किया इसने, इंडिया के राजा महाराजाओं से मिलना शुरू किया, उनकी कमजोरियों के बारे में जाना, उनकी अच्छाइयों के बारे में जाना। ये देखा कि इंडिया के अंदर तो आपस में लोग झगड़ा करते हैं, किस बात को लेकर, तो भाई हमारा ये जमीन है, हमारा इतना है, हमारा इतना है, बोला तो ही बोला फूट डालो और राज करो। तो इसके लिए इतना आसान नहीं था कि 1600 में आया और 5-10 साल में पूरा इंडिया से कंट्रोल में जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा। मैं आपको चाइना भेज दूं, इंडिया चाइना भेज दे आपको, चाइना छोड़ी, चाइना तो बहुत तेज कंट्री है, मैं आपको कोई और कंट्री श्रीलंका ही भेज दूं, श्रीलंका की स्थिति बहुत खराब है, छोटा सा देश है, आपको श्रीलंका भेज दूं, या कोई और कंट्री भेज दूं, खाड़ी कंट्री में भेज दूं, अफ्रीका में भेज दूं, तो क्या 5-10 साल में उसे आप गुलाम बना लेंगे। संभव ही नहीं है कि 5-10 साल में कोई आपको गुलाम बन जाएगा, हो ही नहीं सकता। या तो ताकत के बल पे हो, अब ताकत के बल पे वो इंडिया को हरा नहीं सकते थे, ये सारे जो आपस में लड़ रहे थे राजा एक होके उसको हरा देते, ये चक्कर था। तो आपस में यही रहना था और यही तोड़ना था उनको। जैसे बहुत सारे सीरियल वगैरह हम देखते हैं ना, कोई मौसी वगैरह आके रह लेती है, घर में ही रहती है और बड़ी मीठी छुरी चलाती है और धीरे धीरे घर को तोड़ना शुरू कर देती है, ये समझना पड़ेगा आपको। तो 1600 में आते ही कुछ काम नहीं किया, 1600 में आया, समय बीता, देखते गया और धीरे 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 करके जो है अपना विस्तार करता गया, रुका नहीं, छोटा छोटा ही सही,
अपना ये अंग्रेजों लोग विस्तार करता गया, अपना लोग विस्तार करता गया। अब वो राजा के पास जाके मिला, कहा कि अच्छा आपका दुश्मन सुने वो राजा, बोला हाँ, बोला अगर उस राजा को हराने में हम आपकी मदद करें, यानी कि हम उस राजा से भी बात करते हैं, उसकी कमजोरी भी हम जानते हैं, कुछ ऐसी चीजें हम बता दें जो वो हार जाए, तो आप मुझे क्या देंगे? तो बोला अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको 5 गांव दे दूंगा, मैं आपको ये गांव दे दूंगा, आपको इतनी जमीन दे दूंगा। तो इस तरीके से इसने अपना विस्तार बढ़ाया, अपनी पॉलिसी से फूट डालो राज करो। लास्ट में देखिए समझिएगा, 1600 से स्टार्ट होकर एक, मतलब अगर भारत पूरी तरह जो कंट्रोल इनके हाथों में गया वो 1757 में गया है, डेट याद रखना। कब गया? 1757 में गया। मैं अगर यहाँ पर इसको मिटा के यहाँ पर अगर मैं डेट लिखना चाहूं, देखिए 1600 से लेकर 1757 कितना साल हो गया? ये लगभग 150 साल हो गया। तो 150 सालों में हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने एक सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, पता भी नहीं चला भारत के लोगों को, आहिस्ता आहिस्ता एक पॉलिसी के तहत कंट्रोल में लेते गए, कंट्रोल में लेते रहे, कंट्रोल में लेते गए। समझिए ध्यान से, लास्ट में बंगाल केवल रह गया था। बंगाल जो आज उड़ीसा भी उसमें था उस टाइम पे, झारखंड, बिहार सब उसी में था। तो बंगाल केवल रह गया था। अब जब बंगाल रह गया ना, तो बंगाल को इसको लेना था, क्योंकि बंगाल के अलावा सारा कंट्रोल ये कर चुका था। तो 1757 में पलासी की लड़ाई, पलासी एक जगह है, 1757 में पलासी की लड़ाई हुई, और पलासी की लड़ाई में फिर वो बंगाल को भी जीत लेता है। और इस तरीके से 1757 से भारत पूर्णता अंग्रेजों के कंट्रोल में चला जाता है। आप समझिएगा ध्यान से। अब देखिए 1757 तक हिंदुस्तान अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया, लेकिन अभी तक हिंदुस्तानियों को यह समझ में नहीं आया कि वो विदेशी ताकत के हाथों में चले गए हैं। उनको नहीं समझ में आया। जब 1757 के बाद इसने अपना रंग दिखाना शुरू किया, क्योंकि 1757 150 साल, कई पीढ़ी गुजर गई। 1757 से पहले अपना रंग कैसे दिखा सकता था? ये तो केवल एक प्यार से, प्रेम से, या जैसे भी आप कहिए, अपना विस्तार कर रहा था। तो 1757 के बाद इसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। तो वही होता है, किसी मेढक को जब आप किसी बर्तन में डालते हैं और नीचे से गर्म करना शुरू करते हैं पानी में, जो पानी में होता है, तो जब तक उसको गर्मी नहीं मिलती है तब तक वो उसी में रहता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, वो गर्म पानी जब उसको लगता है ना, तो उसको शरीर में लगता है यार एकदम से कुछ हो रहा है। समझिए ध्यान से। और उसके बाद धीरे धीरे जब उसको ज्यादा गर्म लगना शुरू करता है, तब वो हाथ पैर चलाना शुरू करता है। तो 1757 के बाद फिर क्या हुआ कि हिंदुस्तान के जो लोग थे, अब उनको लगने लगा कि यार ये तो मनमौजी कर रहा है, अब तो विदेशी ताकत में चला गया। तो फिर जाके आप समझिएगा 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं हम लोग, जिनमें रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, ये सारे लोग थे इसमें। यानी अगर आप 1757 से 1857 की बात करें तो 100 साल का टाइम है। देखिए 1-2 साल नहीं, 100 साल लगा। कितने साल? 100 साल। आपको समझना पड़ेगा, 100 साल, मतलब 100 साल का टाइम लगा, मतलब एक स्वतंत्रता संग्राम होने में। वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन बताता हूं मैं। मतलब 1757 से लेकर इसका टॉर्चर स्टार्ट हुआ, इंडिया में लोगों ने इसका आवाज उठाना शुरू किया, तो 100 साल बाद जाकर जो है एक बड़े लेवल पर, आप देखिएगा बड़े लेवल पर एक स्वतंत्रता संग्राम होता है। अब इस स्वतंत्रता संग्राम अगर ये भारत जीत जाता, तब तो उसी समय ये आजाद हो जाता। लगभग 90 साल पहले ही हम आजाद हो जाते। लेकिन चक्कर ये हो गया कि उस टाइम पे अंग्रेजों ने इतना फैला दिया था भारत में, और 1857 तक इतना ट्रांसपोर्ट यानी रोड वगैरह परिवहन का सिस्टम उतना नहीं था, तो ये लोग एक नहीं हो पाए, एकजुट नहीं हो पाए, और अंग्रेजों ने जहां जहां ये लड़ाइयां हुई वहां दबा दिया, वहां वहां दबा दिया इसने। तो ये जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर कहते हैं इंडिया का, वो आप कहिए अनसक्सेसफुल रहा, सफल नहीं रह सका ये। तो 1857, देखिए 1600 से लेके आ रहे हैं आपको हम, और 1857 तक पहुंचा दिया। अब 1857 के बाद से
ये और भी उग्र हो गया इंडिया के अंदर। कुछ देर तक दबा, लेकिन दबेगा थोड़ी ना, फिर तो वही हो जाएगा कि भाई अपने देश को हमें आजाद करवाना है। अब वो तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम जानते हैं, जो भी लोग शामिल हुए हैं भारत की आजादी में। तो 1857 के बाद के टाइमिंग को आपको समझना पड़ेगा। तो 1857 के बाद ऐसा क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी, जिसकी वजह से भारत 1947 में 1947 में आजाद हुआ। और 1947 में ही क्यों आजाद हुआ, 1957 में क्यों नहीं हुआ, 1950 में क्यों नहीं हुआ, 1940 में क्यों नहीं हुआ, 1930 में क्यों नहीं हुआ, इसका भी एक सॉलिड रीजन है जो आपको समझना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा सॉलिड रीजन है। तो आज आपका फर्स्ट क्लास है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अभी मुझे कम से कम 3-4 क्लास लगेगा आपको पूरा पूरे कालखंड को रटा हुआ मेरे दिमाग में रटा हुआ है। कई लोगों को लगता है मैं केवल साइंस का टीचर हूं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे दिमाग में पूरा हिस्ट्री, पूरा करंट अफेयर रटा हुआ है और इतनी चीजें से क्लियर कर दूंगा कि एकदम साफ साफ दिखेगा। और कौन कहता है कि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस बेकार है? पढ़ाने वाला चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ये तो इतने प्यारे और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि कई जगह पे आपका खून खौल उठेगा हिस्ट्री जानेंगे तो। जैसे हमारे भारत में ही आप देखेंगे भारत के किस तरीके से बंटवारा हुआ। ये कौन सा बंटवारा होता है जिसमें अगर आप एक प्लॉट आप देखते हैं तो प्लॉट में जैसे आपका शरीर है तो दायां हाथ और बायां हाथ का प्लॉट एक भाई को दे दो और बीच वाला दूसरे भाई को दे दो। ये कहाँ का बंटवारा है? आप ये सब जब देखोगे तो आपका खून खौल उठेगा। अरे बंटवारा, आप मुझे बताइए, बंटवारा को हिस्सा है क्या? एक को दे दिया, बीच में एक भाई का दे दिया और लेफ्ट राइट में जमीन दूसरे भाई को दे दिया, ताकि लेफ्ट राइट वाला अगर कंट्रोल भी करना चाहे तो बीच वाले से होकर गुजरे और ताकि इनकी लड़ाई चलती रहे। अंग्रेज तो जाते जाते भी हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाकर गए और लड़ाई लगवा कर गए, जो आज भी लड़ाई होती है। इसमें अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, जो कश्मीर का मुद्दा बना हुआ है। तो इंटरनेशनल लेवल में मुझे बताना तो बहुत कुछ है, मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ, इतना नॉलेज देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए अगर आप एक दिन बैठेंगे तो आपको सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बैठना पड़ेगा। तब जाके लगातार मैं बोलूंगा तो आपको पूरी हिस्ट्री और पूरा करंट अफेयर क्लियर हो पाएगा। खैर कोई नहीं, हम एक एक कदम आगे बढ़ते हैं और अपने अंदर इंटरेस्ट भी पैदा करना है आपको। आपको पूरा समझ में आएगा, मजा आएगा पढ़ने में आपको। तो 1857 के बाद के कालखंड को अगर हम देखें तो 1857 के बाद इंडिया में ये सच बात है कि जो लोग थे वो उग्र होते गए, यानी कि उन्हें इतनी बात समझ में आ गई थी कि अंग्रेजों को भगाना है। ठीक है, जब आप कोई काम एक बार कर देते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है। तो भारत के लोगों को डर खत्म हो गया था, मरेंगे चाहे मारेंगे। तो 1857 में लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन क्या था, अपना एक आम आदमी जो होता है ना, उसको अपना परिवार भी चलाना होता है। आप समझिए मेरी बात ध्यान से। जब रक्षक यानी कि जो लोग, जो राजा, मतलब जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप हमें संभालिए, हम तो आम आदमी अपने घर परिवार को चलाते हैं, उस जब वही अंग्रेजों के हाथों चले गए, जो भी जहां के राजा थे, तो आम पब्लिक का फिर क्या होगा? जब वहां का सेना, वहां का जो खजाना है, वहां का जमीन है, जब वही अंग्रेज के हाथ चला गया, तो आम पब्लिक का क्या होगा? यहाँ पे कहते हैं लोग कि अगर एक एक थप्पड़ भी मारते तो वो चले जाता, लेकिन क्या है ना, हमारे हिंदुस्तान में जो हमारा दिल है बहुत सच्चा है और हम लोग हमेशा इज्जत करते हैं और मानवता, दया हमारे अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ है। हमारे संस्कार ही नहीं ऐसे हैं, इसलिए दुश्मन भी होता है ना। इसलिए तो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। मैं पढ़ाऊंगा आपको कि मोहम्मद गौरी को एक बार पकड़ाया था मोहम्मद गौरी, और चंद्र बरदाई ने कहा था कि महाराज इसको मृत्यु दंड दे दीजिए, लेकिन बोल दिया उसने, मोहम्मद गौरी ने, कि हमने सुना है कि हिंदुस्तान के जो शासक होते, राजा होते हैं, वो माफ कर देते हैं। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान पकड़े गए तो क्या कहा था मोहम्मद गौरी ने कि तुम मेरा गुलाम बन के रहो, तब हम तुमको छोड़ेंगे, तुमको नहीं मारेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, मर जाएंगे लेकिन तुम्हारा गुलाम नहीं रहेंगे हम। ये भी अपनी कहानी है जो मैं आगे क्लासेस में आपको बताऊंगा। तो 1857 के बाद में अंग्रेज काफी पावरफुल थे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इंडस्ट्री काफी ग्रो कर रही थी, इंडिया के अंदर नहीं। किसके अंदर? ये ब्रिटेन, इंग्लैंड के अंदर। पूरी दुनिया में सबसे पहले कल कारखाना, इंडस्ट्री कहाँ आया? इंग्लैंड के अंदर। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो होती है ना,
तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो हमेशा आप ग्रो करते हैं। और पूरी दुनिया में सबसे पहले जो है, सबसे आगे जो है वो इंग्लैंड रहा। वहां पर कपड़े का मिल देख लीजिए या किसी और चीज का देख लीजिए, कंपनी फैक्ट्री भरपूर आ गया। अब इंडिया उसके लिए खजाना बन गया। इंडिया में वो आता था, यहाँ के किसानों जबरदस्ती खेती करवाता था, यहाँ से वो कच्चा पदार्थ जैसे कि कपास वगैरह हो गया ले भी जाता था, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, और अपने देश में जाकर फ्री पॉकेट का ले गया। पैसा थोड़ी देता होगा, फ्री पॉकेट का ले जाता होगा एक तरह से। और वहां पर कपड़ा बनाकर, अब कंपनी में फैक्ट्री में कपड़ा बनेगा, सस्ता बनेगा, और वापस इंडिया में लाके बेचता था। समझिए, यहीं से ले जा रहा है सामान और यहीं लाके बेच रहा है। अब वो इससे दो टारगेट था, एक तो उसका पैसा कमाना था, और दूसरा हिंदुस्तान के अंदर जो हाथ से बनाने वाले बुनकर थे उनको बर्बाद और चौपट करना था। यानी कि जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था थी, एक अर्थव्यवस्था तो खेती आज भी है, आज भी है, आज भी खेती है, और दूसरी अर्थव्यवस्था थी जो भाई बुनकर वगैरह थे, तो उसको तोड़ना चाहा उसने, और टूटा भी। ये बुनकर लोग बेरोजगार भी हो गए थे, इनके हाथों कर्ज लिया तो कर्ज नहीं चुका पाए तो जमीन भी इनके हाथ से गया, बेरोजगार हो गए। और फिर जब ये इंग्लैंड वाला, ये ब्रिटेन वाला इंडिया के अंदर जब फैक्ट्री लगाया, तो यही लोग जो कभी अमीर हुआ करते थे, अपना बिजनेस हुआ करता था, इन्हीं के फैक्ट्री में मजदूर बनकर काम करना शुरू किया। जो चाहता था उसने कर दिया, जो वो चाहता था उसने कर दिया। तो 1857 से ये काम चलता रहा। अब इंग्लैंड को लग रहा था, बुनकर का मतलब होता है कपड़े बुनने वाला, कारीगर जो होते हैं कपड़े बुनते हैं। आपने देखा होगा खादी, महात्मा गांधी को, वो चरखा चलाते हुए। तो अब इसको लगने लगा कि हम तो अब बहुत पावरफुल हो गए जी, हमारे पास तो इंडिया इतना बढ़िया गुलाम देश है, और इंडिया के अलावा और भी देश था इसके पास में। अब देखिए, कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला भी देखता है, जब किसी का घड़ा भर जाता है पाप का, तो उसका भी एक अंत होता है, उसका भी एक टाइम होता है। आप समय से परे नहीं हो सकते हैं, आप बलवान नहीं होते हैं, आपका वक्त बलवान बलवान होता है। वरना अच्छे अच्छे लोग, अब विजय माल्या को देखिए, कभी प्राइवेट जेट में चलते थे, आज की डेट में वो जहां भागे हुए हैं ना इंग्लैंड में, वहां पर जो है पैसेंजर ट्रेन होता है ना, वहां ट्रेवल करना पड़ रहा है। टाइम टाइम की बात होती है, टाइम बलवान होता है, आदमी बलवान नहीं होता है कभी। समझिए, आप बहुत ताकतवर हैं, बहुत बहुत ताकत, उठा के पटक देंगे, किसी को उठा के पटक देंगे, नहीं पट पाएंगे। लेकिन आप बहुत दुबले पतले हैं, लेकिन आपके पास पावर है, पॉलिटिक्स है, पैसा है, आप जिसको चाहेंगे उसको मरवा देंगे। पावर होता है, पावर किसका होता है? वक्त का होता है। तो इंग्लैंड का वक्त बढ़िया चल रहा था, भारत का वक्त सही नहीं चल रहा था। और भारत ही नहीं, हिंदुस्तान के अलावा बहुत सारे ऐसे देश थे जो इन लुटेरे देश, लुटेरा में लिखता हूं यहाँ पर, ये मैं लिखता हूँ लुटेरा, ये लुटेरे देश थे, ये सब लुटेरा देश था, मैं इसको लुटेरा कहूंगा। ये लुटेरे देश के हाथ में पड़े थे। जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, ये सब लुटेरे देश थे। ये लोग क्या कर रहे थे? देख रहे थे दुनिया में कौन कौन से देश हैं, जा रहे हैं वहां के संसाधन, उसके रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं, उसके चीजों को यूज कर रहे हैं। अब आपस में ही लड़ाई इनकी हुई। कैसे लड़ाई हुई? तो वो डेट याद कीजिए, 1914 का वो टाइम था। कौन सा टाइम था? 1914। मैं यहां पर लिखता हूं, अगर मैं ये लिखता हूं, टाइम भी होने वाला है, 1914, 1914 से 1918, इसको ये हुआ प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो सवाल ये है कि पहला विश्व युद्ध हुआ क्यों? पहले हमें समझना पड़ेगा, इसके हमें बेस में जाना पड़ेगा कि भैया जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया। तो अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे जाते हैं, यानी कि 1857 में, बहुत बढ़िया देखिए, सारा डिटेल में सिलेबस में पढ़ना है, पर मैं आपको कड़ी में केवल बता रहा हूँ मोटा मोटी, फिर आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, खुद भी रीड करेंगे, सोशल साइंस समझ में आ जाएगा। 1857 से लेके 50 साल और आप ले लीजिए, 1907 में आ जाइए, और 1907-10 के आसपास में ही जो है महात्मा गांधी का भी उदय होता है, रेज ऑफ महात्मा गांधी इंडिया के अंदर, वहां से काम शुरू होता है। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, इसको पहले समझना पड़ेगा आपको। ये जो लुटेरे देश हैं, ये आपस में झगड़ा कर बैठे। आप कैसे झगड़ा कर बैठे? देखिए, जर्मनी जो था उसके पास गुलाम देश तो थे, कॉलोनिकल कंट्रीज तो था, लेकिन कम था। इंग्लैंड के पास ज्यादा था। तो कुछ देश ऐसे थे जो पहले ही अभियान पे निकल चुके थे और ज्यादा देशों को गुलाम बना लिया था, और कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने जिन्होंने क्या किया था? कम, जिन्होंने कम देशों को अपना किया था, और कुछ देश ज्यादा था, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जिनके पास ज्यादा था, उनसे ये लोग बोलने आया। कौन बोलने आया? जर्मनी वगैरह बोलने आया
कि सुनो ना, तुम पहले गया था, तुम्हारे पास ज्यादा गुलाम देश है, हमको भी कुछ हिस्सेदारी दे दो। अब एक लुटेरा दूसरे लुटेरे से मांग रहा है, तुम ज्यादा लूट लिया है ना, थोड़ा हमको भी दो। ये ईमानदारी सोच रहा है। अरे काम कहीं का छोटा, तुम जो है ईमानदारी का काम कर रहा है, जो तुम आपस में है, तो ईमानदारी कहाँ से रहेगा। तो उसको जो है बोला कि हम काहे देंगे तुम्हें, हम नहीं देंगे। तो जर्मनी बोला ऐसे कैसे नहीं दोगे। तो दो गुट बन गया। एक गुट में वो कंट्री चला गया जिसके पास कम गुलाम देश था, और दूसरे गुट में वो लोग चला गया जिसके पास ज्यादा ज्यादा देश था। तो एक का लीडर बन गया ब्रिटेन, इंग्लैंड बन गया एक का लीडर, और दूसरे का लीडर बन गया जर्मनी। जर्मनी के साथ में और भी कंट्री वगैरह था, ऑस्ट्रिया वगैरह, तो उधर और भी कंट्रीज था। और इंग्लैंड के साथ में फिर आपके देख लीजिए सोवियत संघ, रसिया था, रूस था इंग्लैंड के साथ में, फ्रांस हो गया, ये इंग्लैंड के साइड वाले देश थे। तो दुनिया दो गुटों में बंट गई। आप कहेंगे सर ये तो दो तीन देश ही बने हैं, एक गुट में तीन कंट्री, दूसरे गुट में तीन कंट्री, तो टोटल 6 ही कंट्री हुआ ना। ये 6 कंट्री कैसे हुआ है, सोचोगे ना तो समझ में आएगा। क्योंकि हर देश के पास कुछ ना कुछ गुलाम देश है। अब मान लो एक देश के पास 5 ही गुलाम देश है, एवरेज मान के चलते हैं, तो 3 कंट्री का मतलब 5 या 15, और 3 खुद हो गया तो 18 कंट्री हो गया ना। क्योंकि जब आपस में लड़ेगा, जब लड़ेगा तो जो गुलाम देश है वहां के भी तो सैनिक बुलाएगा। अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारत से भी सैनिक को ले गया था, भारत के भी फौज यहाँ से इंडियंस को भी ले गया था, यहाँ तो गुलाम भी ले जाता था। बहुत हिस्ट्री तुम्हें बता ही नहीं रहा हूँ, एक शॉर्टकट में ही लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1914 में, तो एक तरफ जो था वो था जर्मनी जो लीड कर रहा था, और दूसरी तरफ जो था वो था इंग्लैंड। अब जब लड़ाई हुई तो लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब देखिए कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है और आप कोई बिजनेस करते हैं, भले ही आप गलत काम करते हैं, तो आपका ध्यान लड़ाई के ऊपर चला जाता है, आप कहाँ उस व्यापार या बिजनेस पर ध्यान देंगे। तो 1914 में जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो दो चीजें थी, या तो इंग्लैंड जीतेगा तो जर्मनी को बर्बाद कर देगा, और यदि जर्मनी की टीम जीत गई तो इंग्लैंड को बर्बाद कर देगा, उससे सब छीन लेगा। और दो विश्व युद्ध दुनिया में हो चुका है, तीसरा नहीं होना चाहिए, और दोनों विश्व युद्ध से भारत को फायदा हुआ है। अभी हम जान रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। 1914 में जब ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो इस वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड इतना बिजी हो गया कि जो वो फैक्ट्री में सामान बनाता था अपने देश में भारत में बेचने के लिए, अब उसकी जगह वो अपने सैनिकों का सामान बनाने लगा। अब भारत की तो पॉपुलेशन थी तो इसको तो नीड था, तो फिर यहाँ के लोग जो लोकल लोग थे उसे ही खरीदना शुरू किया। तो एक तरीके से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जो अर्थव्यवस्था कहेंगे, भारत के जो अंदर के लोग थे, स्वदेशी थे, वो थोड़ा जागना शुरू किया, एक मजबूत हुआ। दूसरी बात 1914 से लेकर 1918 4 साल जो लड़ाई चली उसमें वो इतना बिजी रहा कि इन 4 सालों में जो है ये इतना ध्यान नहीं दे पाए इंडिया में। तो इंडिया वालों को और मौका मिल गया, जिसमें महात्मा गांधी का टाइम पीरियड आता है, चाहे वो चंपारण का हो सत्याग्रह, या आप कहीं और गुजरात का ही देख लीजिए, तो ये एकता यूनिटी लाने का काम हो गया। महात्मा गांधी उस टाइम पे आ गए, ये नहले पे दहला हो गया, महात्मा गांधी का आना और वहां प्रथम विश्व युद्ध का चलना, और वहां इंग्लैंड का बिजी होना। कोई कोर्ट कचहरी में कोई जाता है तो कितना बिजी हो जाता है। इसके अलावा आप देखिएगा, अगर आप प्रथम विश्व युद्ध में एंट्री करते हैं, घुसते हैं, तो 1917 की वो बात है। रूस किसके साथ में था, इंग्लैंड के साथ में था। ये रूस जो साइड में आपको दिख रहा है ऊपर में, इधर वाला ये जो आपको दिख रहा है, ये किसके साथ में था, ये इसकी इंग्लैंड के साथ में था। तो अब आपको ये क्लियर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 1917 की बात है। 1917 में हुआ ये कि देखिए 1914 हो गया, 1915 हो गया, 1916 हो गया, 3 साल हो गया ना, और चौथा साल मतलब 4-5 साल में 1917 3 साल का टाइम है। रूस की जो जनता थी ना वो बड़ी परेशान हो गई। हालांकि रूस नहीं कहेंगे, समझाने के लिए रूस बोल रहा हूँ, उस समय नाम था सोवियत संघ, सोवियत संघ नाम था उसका। तो रूस की जनता बहुत परेशान हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, और प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने सबसे ज्यादा सैनिक लगाया था, रूस ने सबसे ज्यादा पैसा दिया था, अंधाधुन पैसा दिया था। और ये एग्रीमेंट भी था कि जितना अगर जीतेगा इधर की टीम तो रूस को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, था ये। और इंग्लैंड ब्रिटेन क्या करता, मरता क्या ना करता, इसको लग रहा था ऐसा ना हो कि हम हार जाएं, इंडिया हमारे हाथों से चला जाए, इंडिया का बड़ा टेंशन था इसको, तो इसीलिए रूस के साथ लड़ रहा था उसके हराने के लिए। लेकिन 1917 में मजबूरन रूस के जो जार निकोलस द्वितीय था उसको मजबूरन युद्ध से वापस होना पड़ा। अब इंग्लैंड पड़ गया अकेला, टीम में एक मेंबर घट गया।
अब उस टाइम पे ये अमेरिका डेवलप हो चुका था। अब अमेरिका डेवलप कैसे हो चुका था ये आपको समझना पड़ेगा। तो अमेरिका के डेवलप होने की कहानी ऐसी है कि उस टाइम पे जो है, आप समझिए, इस अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे जो है ये जो लोग थे ना यूरोप वाले, तब तक जा चुके थे, बस चुके थे, और अमेरिका का अस्तित्व आ चुका था। तो अमेरिका ने कहा, मतलब ब्रिटेन से, कि देखो हम तुम्हारे साथ आएंगे लड़ने के लिए रूस की जगह पे, लेकिन जितना बेनिफिट और जो प्रॉफिट रूस को मिलना चाहिए वो हम लेंगे, तब आएंगे। और क्या किस्मत देखिए अमेरिका की, 1917 में वो एंट्री करता है और 1918 में ही जो है इंग्लैंड की टीम जीत जाती है, ब्रिटेन की टीम जीत जाती है और जर्मनी की टीम हार जाती है। और जितना प्रॉफिट लेना था सब अमेरिका ले लेता है रसिया से। और इसी वजह से आज भी इसको कोल्ड वार कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं इसको। आज भी अमेरिका और रसिया, इसकी अपनी लंबी हिस्ट्री है। मैं 12th क्लास में है, 12th क्लास सीबीएसई में पढ़ाता हूँ। बहुत डिटेल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री में नहीं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है। एक अपनी हिस्ट्री है, एक कोल्ड वार का चैप्टर है, एक नहीं पूरा बुक ही पढ़ा हुआ है वो पूरा लेकर वो। तो पूरा कोल्ड वार इसी को लेकर शुरुआत यहीं से हुआ था। तो अब देखिए, आप सोचिए यहाँ पे क्या किया होगा इंग्लैंड ने। अब दिखते हैं लोग स्मार्ट हैं, गोरे गारे चिट्ठे से हैं। अब देखिए साउथ अफ्रीका वाला बड़ा खतरनाक दिखता है, पर दिल के साफ है बेचारा, वो लोग आदिवासी लोग, उनसे हमें खतरा नहीं है। लेकिन ये लोग तो लुटेरा देश है ना, बहुत स्मार्ट दिखता है पर स्मार्ट थोड़ी ना है। ये तो लूटने वाला, बर्बाद करने वाला है ये। तो अब इसमें समझिए क्या किया होगा जर्मनी के साथ में। मतलब एक लुटेरा दूसरे लुटेरे के साथ क्या करेगा आप समझ लीजिए। जर्मनी का वो हाल किया इन लोगों ने, जिसको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि बड़ा बुरा हुआ। जर्मनी को सबसे पहले तो एक पूरा बैठाया, जैसे कि जो हारता है तो मुंह लटका के बैठता है ना, और जर्मनी के साथ जितना देश था ना साथ में लड़ा, उसको बोला ना कि तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, निकल जाओ यहाँ से, और तुम लोगों को कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो छोटा जर्मनी है ना, यही सबको हीरोगिरी दिखाया है। अब इसी को पकड़ के पले धोएंगे। उन लोगों को छोड़ दिया और जर्मनी को बोला, क्यों जर्मनी, बहुत हीरो बन रहे थे तुम ही उकसाया है ना सबको। जर्मनी पे इतना कर्जा डाल दिया ये लोग, इतना कर्जा डाल दिया। भाई लूटेगा मतलब जीता है तो इन्हीं से लेगा ना। तो इतना कर्जा डाल दिया कि भविष्य में अगले 100 साल तक वो खड़ा ना हो पाए, इतना उस पर कर्जा डाल दिया। बोला कि तुम्हारा जितना उपनिवेश है, मतलब कॉलोनी है, जो गुलाम देश, वहां हर जगह पे 30-30% हम लोग बांटेंगे, 30% हम लोग लेंगे। और इसके अलावा बोला कि तुम्हारे देश के अंदर अब हम लोग नियम कानून और देश चलाएंगे। ये लोग बोला मिलके हम लोग चलाएंगे। अब यहां से बीज बो गया द्वितीय विश्व युद्ध का। आप कहेंगे सर अब तो जर्मनी टूट गया ना, अब सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों होगा? तो मैं आपको बता दूं, सेकेंड वर्ल्ड वार भी जो हुआ वो जर्मनी की ही वजह से हुआ। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में हिटलर जो था वो जर्मनी का, हालांकि जन्म उसका ऑस्ट्रिया में हुआ है पर नागरिक जर्मनी का है वो, तो जर्मनी के बारे में कुछ होगा तो उसको बुरा लगेगा। तो जर्मनी में वो फौज में था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार था, और उसने अपने आंखों के सामने अपने देश को जलील होते हुए देखा था। और इससे बुरी बात क्या हो सकती है? और उसने दिमाग में बना लिया था कि हम इसका बदला लेंगे। और दूसरी जो देश की जनता थी वो भी परेशान हो गई थी, क्योंकि ढंग की सरकार नहीं चल रही थी। और यही फायदा हुआ कि छुप छुप कर जो हिटलर है, वो क्या करता था, अपना समूह बना रहा था, अपना ग्रुप बना रहा था। कहते हैं एक बार की बात है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो जर्मनी के अंदर ही हिटलर एक ऐसे गांव में घायल अवस्था में पहुंचा था जो यहूदियों का गांव था। यहूदी भी जर्मनी के ही है, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, बाहर के नहीं है, जर्मनी के ही है। और उसने कहा कि मत बताना उन लोगों को, मैं भी जर्मनी से ही लड़ रहा हूं, मत बताना। लेकिन इन लोगों ने बता दिया था, और फिर हिटलर पकड़ा गया था और बुरी तरह इसको पीटा धोया था। जिसकी वजह से हिटलर के मन में इतनी नफरत पैदा हो गई यहूदियों के लिए, इतनी नफरत पैदा हो गई कि ये हमारे देश में तो हैं लेकिन अपने देश के नहीं है। इतनी हो गई कि जब उसका शासन आया था तो स्पेशल गैस का चेंबर बनाया था और इन यहूदियों को डालता था और तड़पते हुए देखता, इसको मजा आता था। इसको तानाशाह कहते हैं, जो मन में आएगा वही करेगा, जो आज नॉर्थ कोरिया का वो करता है तानाशाह, उसी तरीके से करता था। तो हिटलर छुप छुप के चला, दूसरी भाषण बहुत बढ़िया देता था, बहुत बढ़िया स्पीच देता था। इसका कहना था कि आप एक मुर्गी को लीजिए और मुर्गी के पंख को तोड़ दीजिए, उसके बाद देखिएगा कि मुर्गी आपके पीछे पीछे घिसटते घिसटते आएगा। वही हाल जनता का करना है।
कि जनता जो है आपके पीछे पीछे, पहले वो हाल कर दीजिए फिर थोड़ा मदद कीजिए, जनता आपके पीछे रहेगी। और यही गंदी पॉलिटिक्स होती है जो हर नेता करता है, कोई भी नेता हो, सब यही पॉलिटिक्स करते हैं। तो 1933 में ये गद्दी पर, मतलब वहां जर्मनी का चांसलर बना हिटलर। 1933 में ये बना चांसलर, और उसके तकरीबन कितने साल बाद, 5 साल बाद, 33 में गद्दी बैठा, 5 साल बाद जो है 1939 में इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर दी। 1939 में फिर इसके साथ कुछ देश थे, और फिर अगेन दूसरी तरफ कौन था, इंग्लैंड था, इसके देश थे। और इस बार इंग्लैंड के साथ रूस भी था और अमेरिका भी था, है ना, ये देश भी थे। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड कमजोर नहीं हुआ था, इंग्लैंड कमजोर हुआ था, लेकिन उसने फिर संभाल लिया था। क्योंकि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरा हुआ था तो इंडिया के अंदर जब वो आया, कहा अरे ये क्या, इंडिया के अंदर तो बहुत तेजी से मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। तो इतना सख्त कानून डाल दिया उसने, इतना सख्त कानून लगा दिया रॉलेट एक्ट लगा दिया, कि अगर आप कहीं भी अंग्रेज के खिलाफ कुछ बोलेंगे ना तो आपको जो है सीधे 2 साल का, बिना किसी सुनवाई के, पहले सुनवाई होता था ना कोर्ट वगैरह, मतलब बिना सुनवाई के 2 साल की सजा होगी। और इसके खिलाफ में जो है इंडिया के लोग आवाज उठा रहे थे। और वो दिन था 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग था जालंधर का, बैसाखी का मेला लगा हुआ था। जनरल डायर वहां था जिसके कंट्रोल में ब्रिटिश सेना थी। और मतलब वहां लाला राजपत राय या और भी लोग थे। जो अब मेला लगता है 2-4 लोग मिलते ही मिलते हैं, मेले में लोग थे, कोई इस तरह का मूवमेंट नहीं था, लेकिन भारत के लोग डिस्कस तो चलेगा ही चलेगा, बातचीत होती है। तो अब यहाँ पर आप, वहां पर जनरल डायर ने क्या किया, एंट्री गेट बंद कर दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि दीवारों पर से जो है अंधाधुन फायरिंग करो। और उस दिन वो काला दिन हिंदुस्तान का रहा, जब अंग्रेजों ने 1919, 13 अप्रैल 1919 को इतना अंधाधुन गोली चलाया कि हजारों लोग मारे गए। और आपने भगत सिंह की मूवी में देखा होगा, एक कुआं था, कुएं में लोग छुपने के लिए गए थे और एक के बाद एक उसी में चलते गए, इस कुआं लाशों से भर गया था, पूरा पार्क लाशों से बिछ गया था। इसके पीछे 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य ये था कि ये दिखाना चाहता था ब्रिटिश कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर तुमने आवाज उठाई तो हम ये भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में कोई आवाज ना उठा सके, ये उसने अपने दिखाने के लिए काम किया। लेकिन कहते हैं ना, जब जब प्यार पे पहरा होगा प्यार उतना गहरा होगा, वैसे ही जितना ज्यादा किसी को दबाव में डालेंगे उतना ज्यादा वो उग्र हो जाता, वही कहानी है। खैर ये तो मैंने कुछ बातें बताई, चलिए अगले 2-4 मिनट में क्लास को एंड करूंगा। अब वापस हम लोग थोड़ा सा आते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब आप आते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि 1939 से, अगर आप देखते हैं टाइमिंग की, अगर आप देखें तो मैं कहां पर लिखूं टाइमिंग में, इसको मिटाता हूं यहाँ पे, देखो यहाँ अमेरिका वाला हिस्सा मिटाता हूं यहाँ पे। 1939 से 1945 तक ये चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इसमें फिर जर्मनी की हार हुई थी। ये 6 साल चला द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला इसमें, और इसमें जर्मनी की ही हार हुई थी। लेकिन इससे भारत को फायदा हो गया, क्योंकि इतना टूट, भले ही वो जीत गया इंग्लैंड, लेकिन इतना टूट गया था इंग्लैंड, इतना टूट गया था और इतना स्ट्रांग हो गया था मूवमेंट इंडिया के अंदर कि इंग्लैंड समझ चुका था, ब्रिटेन समझ चुका था कि अब इंडिया के अंदर रहना मुश्किल है, हमें उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, हमें भगा दिया जाएगा, वो समझ चुके थे। और उधर मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, किस तरीके से वो जर्मनी गए, आजाद हिंद फौज का गठन किया, और उनसे थर थर कांपते थे कौन, इंग्लैंड लोग, उन्हें पता था कि उड़ा देगा। गांधी जी का विचारधारा तो अलग था, एक थप्पड़ मारो दूसरा गाल, वो थोड़ी है दे दी हमें आदि बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतू ने कर दिया कमाल, ऐसा थोड़ी है, बहुत खून खराबा हुआ है, बहुत लोग मारे गए हैं, बिना खड़क बिना ढाल के थोड़ी ना हमें आजादी मिली है। किसने गाना लिखा है मुझे नहीं पता। तो 1939 से 1945 का ये रहा वो दौर था जब इंग्लैंड इतना कमजोर हो गया कि मजबूरन, और वहां की सरकार भी बदल रही थी, लेबर पार्टी आने वाली थी, उसने आश्वासन दिया था भारत सरकार को, इंडिया सर भारत सरकार थी नहीं, इंडिया को कहा था, मतलब सुभाष चंद्र बोस वगैरह कि अगर हमारी सरकार बनती तो हम भारत को आजाद कर देंगे।
और उसके बाद जो है 1947 में वो दिन रहा जब इसने जो है पूरा पावर जो है वो क्या बोला, ट्रांसफर किया। इसको ट्रांसफर किया एक नई सरकार को, लेकिन बोला कि हम अभी जाएंगे नहीं, आपको अपना एक संविधान बनाना होगा। तो 2 साल का वो टाइम लगा 1949, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना, और उसके बाद फिर एक फ्रीडम यानी कि आजादी के साथ हम लोगों ने रहना शुरू किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी स्किप कर दिया है, जैसे भारत की हिस्ट्री मैंने आपको नहीं बताई है यहाँ पे। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर हम बाइंड अप करते हैं, और फिर जो है अगले क्लास में इसके बाद की चीजों को जानेंगे। और ये एज ए डेमो क्लास के रूप में जो है हम आपको यूट्यूब पर अपलोड करके दे रहे हैं। और ये आज का केवल एक क्लास है। सोचिए आज आपको इतना मजा आया होगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कितना आपको अच्छा लगा और किस तरीके से आप इसको किस वे में आप लेते हैं। और अगर आप ज्वाइन करते हैं अभी तक आप फिर भी सोच रहे हैं, तो आपको सोचना नहीं चाहिए, और यहां से जो है आपका इंटरेस्ट पैदा होगा। एक छोटा सा है, क्लास को हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आदित्य अपनी जो आप स्पीकर है उसको आप हटा सकते हैं, और आप मुझे बताइए कि कैसा आज का क्लास आपको लगा, क्या कुछ लगा आपको माइंड में। हेलो। हाँ आप बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मतलब पढ़ाई तो काफ़ी अच्छी लगी, पर मुझे लगा था कि आप बोर्ड पे पढ़ाओगे। क्या ये चीजें इतनी क्लियर थी पहले? नहीं, इतनी क्लियर तो नहीं थी सर। अच्छा, जो मेरा एक्सप्रेशन है लगता है कि मैं इधर उधर भटकने देता हूँ, इमोशनली जो होना चाहिए, जो दिल से दिल तक, हार्ट टू हार्ट पहुंचा पा रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर, कहीं माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, पूरा स्टोरी पे ही ध्यान रहता है कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या समझाया। हाँ, ये केवल फर्स्ट ट्रेनिंग क्लास है काफ़ी आपका। अच्छी लगी। अभी आपको 1 हफ्ता लगेगा, 3-4 क्लास लगेगा। 3-4 क्लास में मैं आपको ऐसा बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि इंटरनेशनल लेवल का आप बताना शुरू कर दोगे कि कौन सी विदेश नीति सही, कौन क्या कैसा क्या है। सारी चीज अपडेट कर दूंगा मैं। ठीक है। जी। तो इसी के साथ मैं आज ही क्लास को बाइंड अप करता हूँ, और कल मैथ होगा आपका, और उसके बाद जो है फिर जो है हम आगे के बारे में जानेंगे। मतलब इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हमने जान लिया, इसके बाद आगे का जानेंगे। और पिछला थोड़ा सा रह गया है, मतलब भारत का पृथ्वीराज चौहान, उससे पहले का हिस्ट्री वगैरह, नागभट्ट वन हो गए, या और भी सारे हैं। मतलब फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, ये सारे गैप हो गया, मैंने नहीं बताया, वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। और यहीं पर मैं बाइंड अप करता हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है।